दोस्तों नमस्कार। शिक्षा शक्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित। हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित हमारी क्लास रहने वाली है हिंदी शिक्षण की विधियां। दोस्तों हिंदी शिक्षण की विधियों से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नीट से संबंधित जो हिंदी विषय सब्जेक्ट लेते हैं कोई भी, उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम हिंदी शिक्षण की जो तमाम विधियां हैं, चाहे वो व्याकरण से संबंधित विधि हो, गद्य से संबंधित विधियां हो, पद्य से संबंधित विधियां हो, कविता शिक्षण से संबंधित विधियां हो, अनेक प्रकार की सभी विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसका जो टॉपिक है वो है वाचन शिक्षण की विधियां। वाचन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वाचन शिक्षण की विधियां, वाचन शिक्षण की वाचन शिक्षण की विधियां। वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वाचन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि दोस्तों वाचन शिक्षण की विधियां हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वाचन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वाचन का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ना। वाचन का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ना, यानी कि वर्णों को, शब्दों को, इनके अर्थों को पढ़ना ही वाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वाचन का अर्थ क्या होता है? शब्दों, अर्थों और वाक्यों को पढ़ करके समझना, यानी कि अर्थ ग्रहण करना ही वाचन कहलाता है। अब वाचन कैसे होता है? छोटे बच्चों को हम प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण किस प्रकार से करवा सकते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हम वाचन शिक्षण किस प्रकार से करवा सकते हैं, इनसे संबंधित कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वाचन शिक्षण की जो विधियां हैं उनको प्रयोग में लाने से पहले हमें 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। 3 चरण होते हैं वाचन शिक्षण करवाने के। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण की अगर बात करें, पहला चरण है दोस्तों वाचन के लिए बच्चों को तैयार करना। पहला चरण है वाचन के लिए बच्चों को तैयार करना। दोस्तों वाचन शिक्षण का जो पहला चरण है वो है बच्चों को तैयार करना, यानी कि मनोविज्ञान कहता है कि जैसे कि हम मनोविज्ञान में हम थॉर्नडाइक के नियम पढ़ते हैं, उनमें थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम बताए हैं, मुख्य नियम, उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम सम्मिलित है। उसमें पहला जो नियम है तत्परता का नियम, वह यह कहता है कि बच्चों को सबसे पहले किसी भी चीज को सिखाने से पहले उनको तत्पर करना, यानी कि उनको सीखने के लिए प्रेरित करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो सबसे पहले वाचन करवाने से पहले बच्चों को वाचन के लिए तैयार करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में दूसरा जो चरण है वो वाचन के लिए अक्षर का ज्ञान करवाना, अक्षर ज्ञान। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो हमारा चरण है, दूसरा जो स्टेप है या सोपान है वो है वाचन के लिए अक्षर ज्ञान। बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराना, जैसे कि अ आ इ यानी स्वर का ज्ञान करवाना, उसके बाद में व्यंजन का ज्ञान करवाना, क ख ग घ। इस प्रकार से हम अक्षर का ज्ञान करवाएंगे। और तीसरे जो अंतिम चरण है उसमें हम बच्चों को वाचन का अभ्यास करवाएंगे। वाचन का अभ्यास किस प्रकार से करवाएंगे? जैसे कि हम पहले बच्चों को तैयार कर दिया। बच्चों को तैयार करने के लिए दोस्तों हम बच्चों को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं? जब हम कोई शिक्षक क्लास में जाता है तो उनको जाते ही अगर बच्चों को पढ़ने के लिए कह दिया जाता है, उनको किताब देकर के कह दिया जाता है कि बच्चों पढ़ो, तो यह दोस्तों अमनोवैज्ञानिक माना जाता है और बच्चों की रुचि इसमें नहीं बनी रहती और वह सीखने के लिए तत्पर नहीं रहता। तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके लिए दोस्तों शिक्षक को जो रंग बिरंगे चित्र होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको चित्रों से विशेष लगाव रहता है। चित्र देख करके वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं चित्रों की तरफ। तो दोस्तों उनको रंग बिरंगे चित्र दिखा करके उनको कविता और उनकी कहानी के द्वारा बच्चों को हम प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से हम वाचन के लिए बच्चों को रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा, कविता और कहानी के द्वारा हम उनको तैयार करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे या प्रेरित करेंगे। उसके बाद में वाचन शिक्षण के लिए अक्षर ज्ञान करवाएंगे। अब अक्षर ज्ञान करवाने के लिए दोस्तों अनेक प्रकार की विधियां, जैसे अक्षर बोध विधि होती है, देखो और कहो विधि होती है, मोंटेसरी विधि होती है, ऐसी तमाम प्रकार की विधियां होती हैं वाचन शिक्षण के लिए, जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि ये जो क्लास होने वाली है वो 2 या 3 क्लास से होगी वाचन शिक्षण के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें अनेक प्रकार की विधियां हैं जिनको जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वाचन के लिए अक्षर का जो हम ज्ञान करवाएंगे, उनके लिए अनेक प्रकार की विधियां हम काम में लेंगे, वो हम बाद में पढ़ने वाले। और तीसरा चरण में वाचन का अभ्यास कराना, जैसे कि बच्चों को हम वाचन के लिए सबसे पहले उनको स्वर का ज्ञान करवा दिया, उसके बाद में व्यंजन का ज्ञान करवा दिया। जैसे कि व्यंजन की अगर बात करें तो जैसे कि उनको व्यंजन पूरे उनको याद हो गए, जैसे कि क का ज्ञान करवा दिया, मैं का ज्ञान करवा दिया, ल का ज्ञान करवा दिया। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के दोस्तों हम शब्द बनाएंगे कमल।
इस प्रकार से हम कमल शब्द से उनको परिचित करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम उनको बाद में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण देकर के, राम शब्द का उदाहरण देकर के इस प्रकार से हम उनको अभ्यास करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चरण है दोस्तों। वाचन शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ना, और पढ़ने के लिए दोस्तों, वाचन शिक्षण करवाने के लिए दोस्तों 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है वाचन के लिए बच्चों को तैयार करना, उसके बाद में वाचन के लिए दोस्तों अक्षर का ज्ञान करवाना, और फिर तीसरा जो स्टेप है वो है वाचन का अभ्यास करवाना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम वाचन शिक्षण की जो विधियां हैं प्रमुख, उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वाचन शिक्षण की जो हमारी पहली जो विधि है वो है वर्णोच्चारण विधि। वर्णोच्चारण विधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस विधि की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली रहती है, किस प्रकार से एक शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग करते हुए वाचन शिक्षण करवाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें जो शिक्षक होता है वो एक एक वर्ण का उच्चारण करते हुए बच्चों को वर्ण का ज्ञान करवाता है। यानी कि शिक्षक जो होता है वो एक एक वर्ण का ज्ञान बच्चों को करवाता है, एक एक वर्ण का ज्ञान बच्चों को कराता है। जैसे कि शिक्षक कक्षा में जाते ही वह बच्चों को इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि दोस्तों बच्चों ये लिखो क। के बाद में बच्चे आकृति को देखते हैं, आकृति को देखते हुए शिक्षक इसको क बोलता है तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हुए वो भी क की ध्वनि उच्चारित करते हैं। यानी क को सबसे पहले देखेंगे उसकी आकृति को, और आकृति को देखते हुए वह भी बच्चे भी उसका अनुकरण करते हुए सीखेंगे। सबसे पहले शिक्षक इस वर्ण का उच्चारण करेगा शिक्षक, और उसके बाद में जो बच्चे होते हैं वो उसका अनुकरण करते हुए, उसी प्रकार से अनुकरण करते हुए वो भी क वर्ण का उच्चारण करेंगे। ठीक है, इस विधि की दोस्तों अगर अपनी अलग आगे विशेषताओं की अगर बात करें तो दोस्तों इस विधि में शिक्षक 2 प्रकार से कार्य कर सकता है। सबसे पहले तो क्लास में जाते ही बच्चों को क वर्ण की ध्वनि उच्चारित करते हुए श्याम पट पर लिख करके उसको बोल करके बच्चों को बता सकता है कि ये क वर्ण है। या फिर बच्चों को पाठ्य पुस्तक की सहायता से भी इस विधि में पढ़ाया जा सकता है। तो पाठ्य पुस्तक की भी इसमें सहायता ली जा सकती है, पाठ्य पुस्तक की भी सहायता ली जा सकती है, सहायता ली जाती है इस वर्णोच्चारण विधि में। ठीक है, अगली अगर बात करें तो दोस्तों यह जो विधि है एक प्राचीन विधि है, यह एक प्राचीन विधि है दोस्तों। जब हमारे पिताजी दादाजी पढ़ते थे उस समय इस विधि वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों जो वर्णों का ज्ञान होने के बाद मात्राओं का ज्ञान दिया जाता था, मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। दोस्तों इस विधि में सबसे पहले वर्ण का ज्ञान करा दिया जाता है, यानी कि स्वर और व्यंजन का ज्ञान करवा दिया जाता है, और उसके बाद में वर्णों का ज्ञान हो जाने के बाद में मात्राओं का ज्ञान करवा दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों स्वर की बात करें तो ए, आ, ई, बड़ी, इससे संबंधित हम वर्णों का ज्ञान करा दिया जाता है, और उसके बाद में उनको क, ख, ग, इस प्रकार से स्वर और व्यंजन दोनों का ज्ञान करवा देने के बाद में, यानी वर्णों का ज्ञान हो जाने के बाद में मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है। मात्राओं का ज्ञान यानी कि जैसे 12 खड़ी, यानी कि 12 खड़ी का ज्ञान इसके बाद में दिया जाता है। जैसे कि क्या इसमें कोई मात्रा नहीं होती है तो का में इसमें आ की मात्रा मिली होती है, की के अंतर्गत ई की मात्रा मिली हुई होती है, और बड़ी की के अंतर्गत बड़ी ई की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से उनको वर्णों का उच्चारण हो जाने के बाद में मात्राओं का ज्ञान करा दिया जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके बाद में हम इसके गुण और दोष के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी हमने वर्णोच्चारण विधि की विशेषताएं देखी थी। विशेषताओं के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें किस प्रकार से शिक्षक कक्षा में आते ही इस प्रकार से बच्चों को वर्णों का उच्चारण करते हुए अक्षर ज्ञान करवाता है या वर्णों का ज्ञान करवाता है। इसके बाद में हम इसके गुण और दोषों की बात करेंगे। इस विधि के गुण की अगर बात करें, क्या क्या गुण है इस विधि का, यानी इस विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। तो इस विधि में सबसे पहले दोस्तों जो शिक्षक होता है वो वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का तार्किक क्रम में ज्ञान करवाता है। तार्किक क्रम से ज्ञान हो जाता है, यानी कि बच्चों को इस विधि का गुण है दोस्तों कि वर्णमाला का तार्किक क्रम में ज्ञान हो जाता है बच्चों को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि स्वर की अगर बात करें,
स्वर जैसे कि उसके बाद में आ, ई, बड़ी, यानी छोटे के बाद में बड़ा, छोटे के बाद में बड़ा। तो इस प्रकार से तार्किक क्रम का उसको ज्ञान हो जाता है बच्चे को। उसके बाद में दूसरी विशेषताओं की अगर बात करें तो वर्णों की पूरी तरह से जानकारी होने के उपरांत अक्षरों को जोड़ करके बच्चा वर्णों का ज्ञान होने के बाद में अक्षर को जोड़ करके शब्द का ज्ञान हो जाता है, शब्द का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। ठीक है, यानी अक्षरों को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद में उसको वह शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है इस विधि में। ठीक है, इस विधि में दोस्तों जैसे शिक्षक होता है, शिक्षक, इस विधि में शिक्षक जो है वो वर्ण का उच्चारण करता है, वर्ण का उच्चारण, इसीलिए इस विधि को वर्णोच्चारण विधि कहते हैं। वर्ण का उच्चारण करता है, वर्ण का उच्चारण होने के बाद में बच्चा उसका अनुकरण करता है और वह भी उसी प्रकार से बोलता है। तो इस विधि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, गुण हैं, तो वर्णोच्चारण विधि में शिक्षक वर्ण का उच्चारण करते हुए बच्चा भी उसका अनुकरण करता है। तो जो वर्ण की जो सही बोलने की, जो उच्चारण करने की जो तकनीक है, उसका उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह वर्णोच्चारण विधि की कुछ विशेषताएं हो गई। इसके बाद में दोस्तों हम वर्णोच्चारण विधि के दोष के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्णोच्चारण विधि के गुण के बारे में हमने बात की, जिसमें बच्चों को तार्किक क्रम से वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है। और दोस्तों जो शिक्षक होता है वो आदर्श वाचन करता है, और आदर्श वाचन करने के उपरांत बच्चे को भी आदर्श वाचन का लाभ मिलता है और बच्चा भी उस वर्ण को है अच्छे से बोलना सीख जाता है। इसके बाद में दोस्तों इस विधि की कुछ कमियां भी हैं, कमियां या दोष। इस विधि की कौन कौन सी कमियां या कौन कौन से दोष है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से दोष हैं। तो इस विधि के जो पहले दोष की अगर बात करें तो दोस्तों यह जो विधि है, यह विधि सबसे पहले वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है, वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है सबसे पहले बच्चे को। तो वर्ण का ज्ञान करवाते हैं, तो वर्ण जो अपने आप में निरर्थक होते हैं, निरर्थक यानी वर्ण का ज्ञान सबसे पहले शिक्षक करवाता है, जैसे कि क, ख, घ, इस प्रकार से वर्ण का ज्ञान शिक्षक जाते ही क्लास में करवाता है वाचन शिक्षण के लिए। तो ये जो है वो निरर्थक होता है, यानी कि क का कोई मतलब नहीं होता, ख का कोई मतलब नहीं होता, ग का कोई और घ का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए यह निरर्थक होता है और बच्चों की रुचि के अनुसार इसमें शिक्षण नहीं किया जाता है। तो ये पहला दोष हो गया। दूसरे दोष की अगर बात करें तो इस विधि के अंतर्गत वर्णों की पहचान, इसमें जो दूसरी जो इसकी दोष की बात करें तो बच्चों की रुचि विकसित नहीं होती, रुचि विकसित नहीं होती दोस्तों, क्योंकि केवल अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है या वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है, तो इसमें उनको ये निरर्थक होते हैं। वो निरर्थक होने के कारण रुचि विकसित नहीं हो पाती है ना, नहीं होती। ठीक है, तीसरी दोष की अगर बात करें तो यह विधि जो है अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि दोस्तों यह जो है वो शिक्षण सूत्रों के विपरीत चलती है, शिक्षण सूत्रों के विपरीत कार्य करती है, शिक्षण सूत्रों के विपरीत। शिक्षण सूत्र जैसे कि सरल से कठिन की ओर, सबसे पहले बच्चों को सरल चीजें पढ़ाई जानी चाहिए और उसके बाद में कठिन चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इस विधि में क्या होता है कि दोस्तों सबसे पहले निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो निरर्थक जो वर्ण होते हैं तो वो अपने आप में कठिन होते हैं, तो इसमें कठिन से सरल की ओर जाया जाता है, सरल। तो यह शिक्षण सूत्र अमनोवैज्ञानिक है, इसलिए यह जो विधि है अमनोवैज्ञानिक है, कठिन से सरल की ओर इस विधि में गमन किया जाता है। इसके बाद में अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले बच्चों को क वर्ण के बारे में वह अज्ञात रहता है, उसके बाद में पढ़ने के बाद में उसको ज्ञात हो जाता है। लेकिन दोस्तों शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि उसको ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जाना चाहिए, तभी वह मनोवैज्ञानिक विधि होगी। जबकि इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जाता है बच्चों को शिक्षण को, तो यह अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस विधि की विशेषताओं के बारे में देखा, विशेषताओं के बारे में जानने के बाद में हमने उसके गुणों के बारे में बात की और अभी हमने इनके दोषों के बारे में बात की। तो दोस्तों इस विधि को पढ़ने के बाद में दोस्तों जो आगे जो अनेक विधियां हैं, कम से कम 5 से 7 विधियां और हैं इस वाचन शिक्षण की, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों आशा है कि आपको ये क्लासेस अभी अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई समस्या आ रही है अगर समझने में, तो वो आप कमेंट करते हुए हमें बता सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ फ्री में उपलब्ध करवाऊँ। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों आपको जैसे जैसे क्लासेस में डालता जाऊँगा वैसे वैसे आपके नोटिफिकेशन आता जाएगा और आप क्लासों का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।